दोस्तों नमस्कार। पहली बार अमेरिकी इतिहास में अपनी ही पार्टी के सीनेटर्स ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि दरअसल यह युद्ध बिना किसी रास्ते के चल निकला है और इसकी कोई जानकारी पेंटागन को नहीं है और पेंटागन और एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप का है उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। यानी युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। जितने पैसे की मांग की गई जो 200 बिलियन डॉलर है पेंटागन के लिए, वो कहां कैसे खर्च होगा कोई नहीं जानता है। क्या मिलिट्री जो पैदल सेना होती है वह ईरान की तरफ कूच करेगी कोई नहीं जानता है। और इन परिस्थिति में क्या फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है और लगातार जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति पब्लिकली करते हैं उससे हटकर बंद कमरों में पेंटागन उन बातों का या तो जवाब दे नहीं पाता है या फिर उन बातों पर खामोशी बरत लेता है क्योंकि सत्ता के खिलाफ वो बोल नहीं सकता है। क्या ऐसी परिस्थिति आई थी? दरअसल कल रात का ही जिक्र आज शुरू में किए देते हैं क्योंकि कल कैपिटल हिल में दोनों सदनों के सांसदों को बुलाया गया और पेंटागन के अधिकारी उस गोपनीय ब्रीफिंग को देने के लिए जुटे जिसमें कोई भी जानकारी जो रिपब्लिकन्स को चाहिए वह दे दी जाए। लेकिन इस मीटिंग का हश्र यह हुआ कि एक के बाद एक दर्जन भर रिपब्लिकन सीनेटर्स ने यह कहकर सवाल खड़ा कर दिए कि दरअसल कोई जानकारी है ही नहीं या फिर कंट्राडिक्शंस इतने ज्यादा हैं कि वो बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर बातचीत भी जो होनी है जिसमें महज 48 घंटे बचे हैं वह किस दिशा में जा रही है, बातचीत होगी या नहीं होगी। कोई जानकारी अगर नहीं आ पा रही है तो चार बड़ी जानकारियों को लेकर पेंटागन ने खामोशी बरत ली। वो कॉस्ट है, वो ग्राउंड ट्रूप है, वो वार हैंडलिंग कौन कैसे कर रहा है और जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं इस पे पेंटागन के जो बड़े अधिकारी थे वो रिपब्लिकन्स जो कांग्रेस में हैं उनके सामने वह कोई जवाब नहीं दे पाए। परिस्थितियां तो इतनी नाजुक हो गई कि जो माइक जिरेजिस जो कि अलाबामा के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आर्म सर्विस कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि दरअसल बेसिक डिटेल भी देने में पेंटागन के अधिकारी या सीनियर अधिकारी फेल हो गए। क्या उम्मीद लगाई जाए इस युद्ध को लेकर, मिलिट्री के डायरेक्शंस क्या हैं नहीं पता है। और बाद में उन्होंने निकलकर पत्रकारों से इतना तक कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और हमें पर्याप्त जवाब नहीं मिला। इसके बाद रॉकर वियर जो कि मिसिसिपी के सेनेटर हैं और रिपब्लिकन चेयरमैन हैं चैंबर्स आर्म सर्विस पैनल के, उन्होंने कहा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी नहीं है और कोट यानी पत्रकारों से कहा मैं इस तरह से कहूंगा कि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो क्या वाकई रिपब्लिकन समझने लगे हैं? लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में जिस बात का ऐलान करते हैं, जिन बातों को कहते हैं वो जमीनी हकीकत नहीं है। नैन्सी मेंस जो कि दक्षिणी कैरोलिना की प्रतिनिधि है रिपब्लिकन पार्टी की, परेशान होकर निकली और कहा कि संघर्ष के लिए दिए जा रहे स्पष्टीकरण लगातार बदल रहे हैं और सेना के उद्देश्य साफ नहीं है। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिख भी दिया कि दरअसल ईरान युद्ध के लिए अमेरिकी जनता के सामने जो भी आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे वह उन सैन्य उद्देश्यों से अलग थे जिनके बारे में हमें आज सदन की सशस्त्र सेवा समिति में जानकारी दी गई। और ये कंट्रडिक्शंस जो है बेहद चिंताजनक है। यह युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी ही तेजी से उसे कांग्रेस और अमेरिकी जनता का समर्थन खोना पड़ेगा। दरअसल एक के बाद एक रिपब्लिकन सीनेटर्स अगर यह सवाल उठा रहे हैं तो अगला सवाल वाकई यही हो चला है कि सिर्फ 2 दिन तो बचे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत नहीं हुई और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की जो प्रतिक्रिया है वो अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रही है। और इन्हीं सवालों के मद्देनजर रिपब्लिकन सीनेटर
जो केंटकी के हैं मिच मैककोनेल, जो कंसास के हैं जेरी मोरान, और जो अलास्का के रिप्रेजेंटेटिव हैं लिसा मुर्कोवेस्की, इनकी शिकायत बहुत साफ थी कि जानकारी है नहीं या दी नहीं जा रही है। सैन्य अभियान में लागत कैसे कितनी लगेगी कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। और मुख्यतः शिकायत तो इस बात को लेकर है कि पेंटागन मिडिल ईस्ट में लगभग 7,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने या कहें तैनाती की तैयारी कर रहा है, जिसमें कैलिफोर्निया के कैंप पेल्टन में स्थित 11वीं मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट से जुड़े हैं और जो सेना की 82वीं 82 एयरबॉर्न डिवीजन के सैनिक भी इसमें शामिल हैं। और इन्हीं सब के बीच संसद में ट्रंप प्रशासन ने $200 बिलियन की मांग की है। तो चर्चा करें तो किस आधार पे करें, तर्क दे तो किस आधार पे दे। यानी रिपब्लिकन्स के सामने यह मुश्किल थी कि दरअसल जो कंट्रडिक्शंस व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के बीच जो बकायदा कैटेगरली जानकारी पेंटागन की दी जाती है वह भी अगर गायब हो चुकी है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि पब्लिकली जो आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, जो उद्देश्य बतला रहे हैं, प्राइवेटली उसकी जानकारी आपको नहीं है या फिर आप जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। और पेंटागन ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि ईरान में अमेरिकी जमीन बलों का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाएगा। तब इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन पार्टी के उन्होंने कहा कि फिर यह गोपनीय ब्रीफिंग का मतलब होता क्या है। बात यही रुकी नहीं। रिपब्लिकन सीनेटर नॉर्थ डकोटा, जो कि नॉर्थ डकोटा के जॉन होवेन है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल अधिकारियों के पास फिलहाल इस अभियान की लागत का कोई आधिकारिक आंकड़ा है ही नहीं। उन्होंने कैटेगरली क्वेश्चन किया $200 बिलियन क्यों, और जवाब मिला कि स्पष्ट रूप से हम भी इसका पता लगाने जा रहे हैं और जब पूरी जानकारी मिलेगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वक्त व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूक नहीं रहे थे कि इतने वर्षों में यानी 47 इयर्स में किसी भी राष्ट्रपति ने यह हिम्मत दिखाई नहीं जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दरअसल यह युद्ध इसलिए है क्योंकि एक कैंसर है ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर आर्म से कभी भी अपने आप को शामिल कर सकता है। तो उस कैंसर को खत्म करने के लिए हम ही एकमात्र हैं जिन्होंने कदम बढ़ाया, और अब किसी में ऐसा गट्स नहीं है कि वो इसमें शामिल हो सके। यानी जिन बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं वो आपसी बातचीत की दिशा में नहीं बल्कि युद्ध को लंबा खींचने की दिशा में जा रहा है। ईरान अपने तौर पर तैयार है। हमें लगता है एक क्षण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बात को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पूर्व के तमाम राष्ट्रपतियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और उस वक्त कैपिटल हिल में रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर के तौर पर मौजूद हैं, वो ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कहा? When I went on to do something that for 47 years should have been done by any of the other presidents, and you heard numerous of them said they wished they did it, but they didn't have the guts to do it. We had no choice, but I thought it would be much worse. I thought that the energy prices, oil price would go up higher. I thought the stock market would go somewhat lower, but it didn't matter to me. It's short term. What we had to do is get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon. And we've cut it out. Now we're going to finish it off. यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को लेकर खुद को हीरो साबित करने में लगे हैं और पूर्व तमाम राष्ट्रपतियों को वह खलनायक करार दे रहे हैं। लेकिन वो क्या ये जान चुके हैं कि अमेरिका के भीतर यहां तक कि रिपब्लिकन सीनेटर भी अब उनके पक्ष में नहीं, क्योंकि वार को लेकर जो खुला अंतर्विरोध है वह खुद ट्रंप प्रशासन और पेंटागन के बीच में है। इसीलिए तो नैन्सी वेंस जो कि दक्षिण कैरोलिना की प्रतिनिधि हैं, उन्होंने खुद कहा ये कि दरअसल हम उन्हीं असफल विदेश नीतियों के लिए अमेरिकी नागरिकों की जान की कुर्बानी नहीं देंगे और वार मशीन या फिर ऑयल की कीमत पर आपके बेटे बेटियों की जान देने को आप तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे। तो क्या स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है? क्योंकि एक बात तो सही है, इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के बाद पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डगमगाई हुई है।
एनर्जी को लेकर कौन सा रास्ता कैसे कोई पकड़ेगा कोई नहीं जानता है। होर्मुज़ रूट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो अमेरिका अभी तक कह रहा था कि एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, स्थितियां तो तब और विकट हो गई। इसी दौर में रूस को जब उन्होंने 30 दिनों की रियायत दी और उस दौर में उन्होंने यह बयान दिया कि यूक्रेन का युद्ध तो नाटो कंट्रीज लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने मदद मांगी तो अमेरिका ने मदद की और अब नाटो कंट्रीज उनके साथ नहीं खड़ी है। तो क्या रूस को इसीलिए रियायत दे दी गई, 30 दिनों तक आप तेल बेच सकते हैं? लेकिन इन सब के बीच पहली बार यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हो या फिर ब्रिटेन हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने बकायदा सेना को इस बात की इजाजत दे दी कि रूसी जहाजों पर चढ़कर उन्हें हिरासत में वह अनुमति देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दरअसल ये जहाज मॉस्को को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद तेल निर्यात करने में सक्षम बनाने वाले नेटवर्क का हिस्सा है। यानी जो फायदा रूस को मिल रहा है वो युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। नाटो कंट्रीज और ब्रिटेन भी यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं और शायद इसीलिए यूरोपीय देशों ने भी रूस के जो तथाकथित गुप्त टैंकर बेड़े जो हैं वो बाधित करने का प्रयास उन्होंने इसलिए तेज कर दिया क्योंकि उनका भी कहना है कि इसका इस्तेमाल मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ अपने 4 साल के युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए करता है। यानी अमेरिका रूस को रियायत दे रहा है, यूरोपीय कंट्रीज और ब्रिटेन विरोध करते हुए अब रूस के जहाजों और टैंकरों को रोक रहे हैं, गिरफ्तारी करने का जिक्र कर रहे हैं। यानी मैसेज बहुत साफ है कि एक टकराव की परिस्थिति उस दिशा में जा रही है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में जो कहते हैं, कैपिटल हिल में जो क्लासिफाइड ब्रीफिंग होती है पेंटागन की, दोनों के बीच अंतर है। और शायद इसीलिए ट्रंप जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाद में यहां तक कह गए कि दरअसल अमेरिका इस युद्ध में बढ़त बना रहा है और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसके नेता लोगों को डर है कि वो सामने आएंगे तो मारे जाएंगे। और शायद इसीलिए संवाद को लेकर जो 15 अलग अलग कारण बताए गए या जो प्रोजेक्ट सौंपा गया कि आप बातचीत कीजिए जो मध्यस्थ करने वाले देश हैं, इस पर ईरान का रुख कड़ा हो गया। और संयोग से यही सवाल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से जब पूछा गया, क्या ये मान लें शनिवार तक 48 घंटे बचे हैं, बातचीत हो रही है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है या दूसरे देश मध्यस्थता कर रहे हैं, तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा नहीं नहीं, इसको समझिए जब तक हम इस बात की जानकारी नहीं दे तब तक आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। यानी कोई बातचीत का कोई सिरा व्हाइट हाउस में भी नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति तो दावा अपने तौर पर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग रुख है। हमें लगता है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या कहा यह भी सुनना चाहिए। Again, I've seen a lot of speculation and reporting about potential talks that could happen later this week. Nothing should be deemed official until it is announced formally by the White House. I would not get ahead of our skis on reporting about any talks this weekend until you hear directly from us. जब व्हाइट हाउस ही पुष्टि नहीं कर रहा है कि कोई बातचीत, कोई रास्ता, इस युद्ध को लेकर अमेरिका ने जो 15 सूत्री कार्यक्रम रखा अपना, उसके भी कोई मतलब मायने नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी महत्वपूर्ण है कि ईरान खुलकर यह बोलने से कतरा नहीं रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने जमीनी हमला किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आईआरजीसी ने पहली बार यह भी कहा कि ट्रंप और नेतान्याहू के बहकावे में आकर अपने बच्चों को नरक में मत भेजो। और जब बात खुले तौर पर बातचीत की आई तो उनका बहुत साफ मानना था, यानी ईरान ने खुले तौर पर कहा कि 3 बेसिक पॉइंट को तो हर किसी को समझना चाहिए। जो एक इंटरव्यू के जरिए वहां के विदेश मंत्री ने इस बात का जिक्र किया, वो 3 पॉइंट बहुत साफ हैं कि होर्मुज़ पर ईरान का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ हो। दूसरा था कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की ठोस गारंटी हो, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हो। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह मिडिल ईस्ट के देशों से जुड़ा हुआ है और इस वक्त जो रिपोर्ट है उसमें मिडिल ईस्ट में जो 13 बड़े बेस अमेरिका के हैं या अमेरिका के थे, वह एक लिहाज से खाली पड़े हैं, पूरे तरीके से मिसाइल हमले में वो नेस्तानाबूद हो चुके हैं।
यानी एक ऐसी परिस्थिति में यह युद्ध जा रहा है जिसमें 48 घंटे के बाद कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकलेगा, तो फिर उसके बाद भविष्य की रणनीति क्या होगी? क्या पेंटागन जानता है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जानते हैं? क्या रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स जानते हैं? क्या कांग्रेस में जब यह सवाल उठेगा तो क्या वहां पर कोई जवाब दे पाएगा? ये सारे सवाल अनसुलझे हैं और इन सब के बीच ईरान ने अपने तौर पर कहा कि युद्ध अपनी मर्जी पर वो खत्म करेगा। और कई दिनों से अमेरिका ने जो अलग अलग मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजना शुरू किया, उसके कोई मतलब मायने नहीं है। विदेश मंत्री ईरान के वो एक सरकारी टीवी चैनल पर आए और उन्होंने कहा कि मित्रवत देशों के जरिए संदेश भेजे गए, यानी बातचीत का रास्ता अमेरिका चाहता है। और ईरान ने अपनी स्थिति भी बता दी और चेतावनी भी दे दी कि इन संदेशों का जवाब दिया जाए, और यह भी कह दिया कि ना तो बातचीत और ना मोलभाव, कुछ भी संभव नहीं है। विदेश मंत्री का यह इंटरव्यू ईरान समेत कई देशों में दिखलाया गया। بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو بر این منطقه، بر این آبراه، بر این تنگه هرمز نشون. अपने इस इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की नीति अब भी अपनी सुरक्षा करने की है और बातचीत का कोई इरादा ईरान का बिल्कुल नहीं है, और यह इजराइल की लड़ाई है और अमेरिका के साथ ही इस इलाके के लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। यानी एक मैसेज बहुत साफ है कि अविश्वास दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच इसलिए गहरा गया क्योंकि जब बातचीत हो रही थी, उसी बातचीत के बीच में 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तो जब हमला बातचीत के बीच में होता है तो फिर युद्ध के बीच में बातचीत ईरान क्यों करे, यह सवाल ईरान के विदेश मंत्री अब खुले तौर पर उठाने लगे हैं। और उनका बहुत साफ जो संकेत है, वो संकेत शायद दुनिया को अब डरा रहा है, क्योंकि अगर शनिवार के बाद बातचीत का कोई रास्ता, कोई समाधान किसी भी रूप में नहीं निकल रहा है, तो मतलब बहुत साफ है, ये युद्ध क्या रूस और यूक्रेन की तर्ज पर लंबे युद्ध में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद दुनिया के सामने जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, वो क्राइसिस सिर्फ एनर्जी को लेकर नहीं है, बल्कि एनर्जी से जुड़े हुए उन तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर है जो कि दुनिया में भारी कीमतें उसकी चुकानी पड़ेगी। अलग अलग देशों पे अलग अलग प्रभाव उसका पड़ने लगेगा, और ये परिस्थिति धीरे धीरे अमेरिका को या तो कटघरे में खड़ा करेगी या ईरान पर कोई दबाव बनाने की स्थिति में दुनिया के तमाम ताकतवर देश किसी समझौते की दिशा में ईरान के साथ ही समझौता कर लेंगे। अमेरिका इससे भी घबरा रहा है, इसीलिए वो युद्ध को अपने अनुकूल शुरू की और अपने अनुकूल अंत करना चाहता है, जिसकी इजाजत ईरान इस वक्त दे नहीं रहा है क्योंकि उसके अपने अस्तित्व का सवाल है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा पेच है कि यह दो देशों का मसला नहीं है, इसके दायरे में एक इजराइल भी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू खुले तौर पर अलग अलग मौके पर कहते रहे, और उन्होंने आज भी कहा इजराइल युद्ध जारी रखना चाहता है। अपने कमांडरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध इजराइल के सभी बड़े खतरों को भविष्य के लिए खत्म कर देगा। यानी ये लड़ाई इजराइल के भविष्य को लेकर भी है, यह युद्ध ईरान के अपने भविष्य को लेकर है, और इस परिस्थिति में दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के बाद कहीं ज्यादा गहरा गया है। तो शायद इसीलिए अब ईरान के नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने तो खुले तौर पर जब कल अब्राहम लिंकन पर निशाना बनाकर उनको उस क्षेत्र से बाहर किया, तो पहली बार कोई सुपर पावर नहीं, पहली बार नाटो कंट्रीज नहीं, बल्कि ईरान कहने लगा अब अमेरिका का हर युद्धपोत, लड़ाकू युद्धपोत हमारी निगरानी में है। और खुले तौर पर यह कहा गया कि दरअसल यह सिर्फ ईरान नहीं, यहां पर फिलिस्तीन, लेबनानी, इराकी, यमनी सभी फाइटर मौजूद हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह और हमास अपने तौर पर ये और इस लड़ाई को बड़ा कर रहा है। ये मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के सामने अब नया संकट यह है कि रास्ता निकलेगा कैसे, और अमेरिका के भीतर का संकट यह है कि वहां का अंतर्विरोध जितना बड़ा होते चला जा रहा है,
उसमें हास्यास्पद स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की है, क्योंकि कल बोलते बोलते वो यहां तक बोल गए कि दरअसल ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव उन्हें मिला था, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जाहिर है यह बात सिर्फ व्हाइट हाउस के भीतर तक की नहीं है। कैपिटल हिल के भीतर रिपब्लिकन सीनेटर्स के सवाल सिर्फ अमेरिका के भीतर तक के नहीं है। जो हो रहा है मध्यस्थता को लेकर, जो हो रहा है इजराइल के अस्तित्व और ईरान अपने भविष्य को लेकर जो लड़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को उस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर इस दायरे को पहली बार से मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पूरी दुनिया उस संकट को देख रही है और उसमें उस संकट को पैदा करने की भागीदारी में अमेरिका खड़ा है और रास्ता उसके पास भी नहीं है। यह शायद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बड़े निर्णय यूरोप को लेने हैं, बड़े निर्णय मिडिल ईस्ट को लेने हैं, बड़े निर्णय हर उस देश को लेने हैं जिसकी इकोनॉमी पर खतरा इस युद्ध के जरिए मंडराने लगा है और वो खुद इस युद्ध में कहीं नहीं है। और शायद यही वो सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया को इस युद्ध के चंगुल में फंसा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।